मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी खासी चल रही होगी। तो मेरे प्यारे छात्रों, इस वीडियो में मैं आपके लिए क्लास 9th का विषय कौन सा है, तो सामाजिक विज्ञान आपको दिखाई दे रहा होगा। यानी सामाजिक विज्ञान क्लास 9th का मॉक टेस्ट पेपर लेके आ चुका हूँ। जिन जगहों पर मॉक टेस्ट पेपर हो चुका है, तो आप अपना आंसर मिला लीजिए कि कितने क्वेश्चन का आंसर आपका सही है, और जिन जगहों पर नहीं हुआ है तो आप पेपर तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपके मॉक टेस्ट में ए टू जेड ऐसे ही पेपर देखने को मिलेगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, बिना समय गंवाए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है 61। हमारा पहला प्रश्न इसमें क्या कहता है कि निम्नलिखित में से भारत के उत्तरी मैदानी क्षेत्रों की जलोढ़ मिट्टी में कौन सी फसल का उत्पादन अधिक होता है। आपको ये बताना है कि भारत के किस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी में कौन सी फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो पहला ऑप्शन है सोयाबीन, दूसरे में है बाजरा, तीसरे में है मक्का और चौथे में क्या है हमारा चावल। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हमारा इसका राइट आंसर यानी चावल हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। यदि आप लोहा इस्पात उद्योग जैसे भारी उद्योग स्थापित करने के लिए स्थान का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक को ध्यान में रखोगे, आपको इसमें बताना है। तो पहला है उस स्थल के आसपास आईटी सेक्टर की बहुलता। ऑप्शन बा में है उस स्थल आसपास का मनोरम दृश्य। अगला है विभिन्न सरकारी भवनों तथा कार्यालयों की पास में निकटता। अगला है उद्योग के लिए कच्चा माल, सड़कों, रेल मार्ग की पहुंच। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। यदि हिमालय पर्वत नहीं होता तो यदि हिमालय पर्वत नहीं होता तो भारत की जलवायु किस प्रकार से प्रभावित है। आपको इसमें बताना है कि यदि हिमालय पर्वत नहीं होता तो भारत की हमारी जो जलवायु है किस प्रकार से प्रभावित होता। पहला है पूरे भारत में गर्म और आर्द्र हवाएं प्रभावित होती है। अगला है ठंडी और शुष्क हवाएं उत्तर से भारत में प्रवेश करती है। अगला है भारत में मानसून की तीव्रता बढ़ जाती है। अगला है भारत में हमेशा सम शीतोष्ण जलवायु बनी रहती है। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी भारत में मानसून की तीव्रता बढ़ जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और अपने नोट कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है। यदि आप उत्तर भारत के मैदानी भागों को पूर्वी तटीय क्षेत्रों में चावल की खेती के लिए एक स्थायी कृषि योजना तैयार कर रहे हैं, तो आपको किस प्रकार की मिट्टी का चुनाव करना चाहिए ताकि उत्पादन अधिकतम किया जा सके। आपको बताना है कि किस मिट्टी यानी कैसी किस प्रकार की मिट्टी का चुनाव करना है ताकि उस भूमि पर जो उत्पादन होगा अधिक ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। पहला ऑप्शन है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी जलोढ़ मिट्टी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है नदियों के व्यापक जाल और उपजाऊ मिट्टी के कारण किस भारतीय मिट्टी के कारण किस भारतीय क्षेत्र में किसी गतिविधियां अधिक विकसित हुई है। आपको इसमें ये बताना है। तो पहला है पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, बंगाल, ब्रह्मपुत्र मैदान, विंध्याचल। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी गंगा गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। महात्मा गांधी ने जब साबरमती आश्रम की स्थापना की, क्या यानी महात्मा गांधी ने जब साबरमती आश्रम की स्थापना की तो यह जगह स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गई। इसका महत्व स्वतंत्रता संग्राम में क्यों था। महिलाओं की भागीदारी, अहिंसा का प्रयोग, ग्राम सुधार, नगरों का सुधार। तो इसका हमारा जो राइट आंसर यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, अहिंसा का प्रयोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। हमारे आपके शहर में प्लास्टिक कचरे की समस्या बढ़ रही है। आप एक सामुदायिक अभियान का हिस्सा हैं जो इस समस्या को हल करने के लिए काम कर रहे हैं। आप किस रणनीति का सुझाव देंगे जिससे प्लास्टिक कचरे को प्रभावी ढंग से कम किया जा सके। ऑप्शन ए पहला है प्लास्टिक की वस्तुओं का दान।
ऑप्शन बी में है प्लास्टिक का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग, ऑप्शन सी में है प्लास्टिक का अधिक उत्पादन और ऑप्शन डी में है प्लास्टिक के कचरे को जमीन में दबाना। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न में है किस भारतीय सम्राट ने सर्वप्रथम शांति और कोमलता का मार्ग अपनाया और अपने साम्राज्य के बौद्ध धर्म में का प्रचार किया, यानी अपने साम्राज्य में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। तो पहला है चंद्रगुप्त मौर्य, अगला है सम्राट अशोक, इसके बाद अगला है सम्राट विक्रमादित्य, पृथ्वीराज चौहान। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सम्राट अशोक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हमारा अगला प्रश्न है गर्म और आर्द्र जलवायु रेशम उद्योग के लिए अनुकूल है। क्या है? अनुकूल है। तो रेशम की कीड़े विशेष रूप से शहतूश रेशम की कीड़े प्रकार की जलवायु में तेजी से बढ़ते और प्रजनन करते निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य रेशम उद्योग उत्पादन के लिए केंद्र बनाए गए हैं? आपको इसमें ये बताना है कि भारत के कौन से राज्य हैं जो रेशम उद्योग उत्पादन के प्रमुख केंद्र बनाए गए हैं। पहला ऑप्शन में है कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, अगला है राजस्थान, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इसके बाद अगला है उड़ीसा, केरल और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है मेरे प्यारे छात्रों हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए, यदि आप एक वैज्ञानिक क्या कहता है कि यदि आप एक वैज्ञानिक हैं और पौधों द्वारा चट्टानों से मिट्टी बनाने की प्रक्रिया का अध्ययन कर रहे हैं तो आप किस हिस्से को मिट्टी के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण मानेंगे? आपको इसमें ये बताना है कि आप पौधे के किस हिस्से को मिट्टी में सबसे महत्वपूर्ण मानेंगे। तो पहला ऑप्शन है पत्तियां, अब अगला है जड़ें, तना, फूल। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी जड़ें, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से भौतिक पूंजी की विशेषता क्या होती है? आपको इसमें क्या बताना है कि भौतिक पूंजी की विशेषता पूछा है, क्या होती है? यह केवल वित्तीय संसाधन है, यह दीर्घकालिक और उत्पादक में योगदान करती है, यह केवल कच्चे माल से संबंधित है, अगला है यह उपभोक्ता वस्तुएं हैं। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह दीर्घकालिक और उत्पादक में योगदान करती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, किस संवैधानिक संशोधन ने भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है? आपको इसमें ये बताना है। तो 71वें संशोधन अधिनियम 1992, 73वां संशोधन अधिनियम और अगला 74वां संशोधन अधिनियम 1992, अगला है 76वां संशोधन अधिनियम 1994। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए, 73वें संशोधन के तहत पंचायती राज समस्याओं की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए क्या प्रावधान किया गया है? यानी आपको इसमें बताना है कि जो 73वें संशोधन है तो पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय सुधार में यानी सुधार में किस प्रकार का प्रावधान किया गया था, आपको इसमें ये बताना है। पहला, पंचायतों को संघीय वित्त आयोग में से अनुदान, अगला है पंचायतों को केवल राज्य सरकार से वित्तीय सहायता, इसके बाद अगला है पंचायतों के लिए कोई वित्तीय प्रावधान नहीं है, डी में है केवल शहरी पंचायतों को अनुदान दिया जाएगा। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी पंचायतों में केवल राज्य सरकार से वित्तीय सहायता, ऑप्शन डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, हमारा अगला प्रश्न कहता है कि नीचे दिए गए रेखा चित्र का अवलोकन करना है आपको कि 1981 के बाद जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट हुई, नीचे दिए गए विकल्पों से इसका कारण आपको बताना है। तो पहला, जन्म दर में वृद्धि, दूसरा में है शिक्षा का प्रसार, तीसरा में है स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि और चौथा में क्या है? गरीबी। तो आप इसमें पहले ऑप्शन में निम्नलिखित में से सही विकल्प चयन कीजिए। आपको इसमें क्या करना है कि सही विकल्प का चयन करना है। पहला में है 1, 2, 4 यानी जन्म दर में कमी और शिक्षा का प्रसार, गरीबी। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो मेरे प्यारे छात्रों इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी यानी जन्म दर में वृद्धि, क्या जन्म दर में वृद्धि होगा और स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि और गरीबी, हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस शताब्दी के दौरान साम्राज्य पर औद्योगिक
क्रांति का प्रभाव पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप शहरीकरण और शहरों का विकास हुआ और जल जीवन और कार्य परिस्थितियों में महत्वपूर्ण बदलाव आया। आपको इसमें ये बताना है। तो 16वीं शताब्दी एवं 17वीं शताब्दी, तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 18वीं शताब्दी एवं 19वीं शताब्दी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, हमारा अगला प्रश्न कहता है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने किस संविधान संशोधन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। आपको यही बताना है, यानी अधिनियम 1992 ने किस संवैधानिक संस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, आपको इसमें ये बताना है। उच्च न्यायालय, पंचायती राज संस्थाएं, राज्यसभा और निर्वाचन आयोग। क्या, निर्वाचन आयोग। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज्य संस्थाएं, हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए, एक किसान रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बजाय जैविक खेतों के तरीकों का उपयोग करने का निर्णय लेता है, तो इस परिवर्तन का संवैधानिक लाभ क्या हो सकता है। आपको इसमें बताना है कि संवैधानिक लाभ हमें यानी क्या हो सकता है। तो मिट्टी का अधिक क्षरण, बी में है प्रदूषण में कमी और स्वस्थ मिट्टी, सी में है और पास की नदियों में विषाक्त अपवाह में वृद्धि, और डी में है पोषक तत्वों की कमी के कारण। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी प्रदूषण में कमी और स्वस्थ मिट्टी, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की सामाजिक और आर्थिक, क्या, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का अध्ययन किस स्रोत से किया जा सकता है। आपको इसमें बताना है स्रोत, किस स्रोत से किया जाता है। तो हमारा इसका पहला ऑप्शन है वेदों से, क्या, वेदों से, ताम्रपत्रों से, मोहरों और मिट्टी के बर्तनों से, प्राचीन युद्ध कथाओं से। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ताम्र पत्रों से, हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 20वीं सदी में नील आयोग के अध्यक्ष WS सिटनकार ने किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर किए जाने के संबंध में रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट का निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण तथ्य कौन सा था। पहला ऑप्शन ए में है रिपोर्ट में बागान मालिकों को दोषी पाया गया। ऑप्शन बी में है नील की खेती किसानों के लिए फायदे का सौदा नहीं। ऑप्शन सी में है बागान मालिकों को मौजूद अनुबंध को पूरा करने में चाहे तो खेती बंद कर सकते हैं। ऑप्शन डी में है उपरोक्त सभी। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी, हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की क्या भूमिका होती है। आपको इसमें बताना है कि वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की क्या भूमिका होती है। पहला ऑप्शन है ये बादलों के बनने में मदद करती है। ऑप्शन बी में है ये ऊष्मा को अवशोषित कर और रोक पर पृथ्वी को गर्म करती है। ऑप्शन सी में है सूर्य की किरणों को वापस अंतरिक्ष में परावर्तित करती है। ऑप्शन डी में है ये ओजोन परत को छीड़ करती है। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।